तो चलिए इस पर गौर करते हैं। साल 2028 अभी हाँ दूर लगता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति पद का जो अभियान है वो पर्दे के पीछे शुरू हो चुका है। बिल्कुल। और ये कोई साधारण दौड़ नहीं लग रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे ये दो पीढ़ियों, दो विचारधाराओं का टकराव होने वाला है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है वो इसे एक बड़ा ही मजेदार नाम देते हैं, द हंगर गेम्स बट विद पॉडकास्ट्स, ब्रिंजल एंड अ वॉलंटियर पॉइंट सिस्टम। ये नाम ही अपने आप में एक कहानी है ना? मतलब ये सिर्फ राजनीति नहीं है, इसमें तकनीक है, संस्कृति है और थोड़ा बहुत ड्रामा तो है ही। हाँ, और इस ड्रामा के जो मुख्य किरदार हैं वो भी उतने ही दिलचस्प हैं। एक तरफ हैं गैविन न्यूसम, कैलिफोर्निया के गवर्नर। उन्हें समझने का एक तरीका है कि वो एक स्लिक और सेंट्रिस्ट गुरु हैं। वो उस तरह के नेता हैं जो कॉर्पोरेट जगत को बहुत सुकून देते हैं। हाँ, उनकी बातों में एक ठहराव है, एक पॉलिश है। बिल्कुल। ऐसा समझिए कि बिल क्लिंटन, लेकिन शायद बेहतर है स्टाइल, और एक पॉडकास्ट के साथ। और वो अपनी इस छवि को बहुत बहुत सावधानी से बनाते हैं। वो प्रबंधन की भाषा बोलते हैं, वो सिस्टम को बेहतर बनाने की बात करते हैं, उसे जड़ से उखाड़ फेंकने की नहीं। सही बात है। हमारे स्रोतों में उनके लिए एक कमाल की लाइन है कि वो लिंक्डइन प्रीमियम विथ टीथ की तरह है। वाह, ये तो बहुत सटीक है। मतलब प्रोफेशनल, पॉलिश किए हुए, लेकिन ताकत के साथ। बिल्कुल। और फिर दूसरी तरफ है अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज, AOC, जो इसके बिल्कुल विपरीत है। हाँ, उन्हें ब्रॉन्क्स की इंस्टाग्राम लाइव महारानी कहा जाता है। वो उस जेरोंटोक्रेसी यानी वृद्ध तंत्र में ताज़ी हवा की तरह हैं, जहां ज्यादातर नेता दशकों से राजनीति में हैं। AOC बदलाव का चेहरा है। वो एक आंदोलन के प्रतीक है। वो व्यवस्था को सिर्फ चलाने का वादा नहीं करती, बल्कि उसे चुनौती देती है। इसे खुश नहीं है। और इसी कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ भी है जो इसे और दिलचस्प बना देता है। आप जोहरान ममदानी की बात कर रहे हैं? हाँ, न्यूयॉर्क के एक राजनेता जोहरान ममदानी, उनके एक भाषण की तुलना भारत में जवाहरलाल नेहरू के भाषणों से होने लगी। ये बात अपने आप में असाधारण है। मतलब न्यूयॉर्क की एक स्थानीय खबर कैसे एक वैश्विक चर्चा बन जाती है। और यही आज की हमारी चर्चा का मकसद है। हम सिर्फ उम्मीदवारों की बात नहीं करेंगे, हम इस शुरुआती राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से समझेंगे। हाँ, मतलब न्यूज़न के प्रबंधन और AOC के आंदोलन के बीच की टक्कर क्या है, भविष्य के राजनीतिक अभियान AI और गेमिफिकेशन से कैसे बदल रहे हैं। और सबसे मजेदार, अमेरिका और भारत के बीच अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संस्कृति में जो जमीन आसमान का फर्क है वो क्या है। तो चलिए सबसे पहले इन दो किरदारों और उनकी दुनिया को ही समझते हैं। न्यूसम का दृष्टिकोण, जैसा आपने कहा, प्रबंधन और स्थिरता का है। वो कहते हैं मैं इस मशीन को चलाना जानता हूँ। हाँ, और उनका पूरा राजनीतिक करियर इसी पर बना है। वो अरबपतियों को भी समझा लेते हैं। और प्रगतिशीलों से भी कहते हैं भाई इतनी भी क्रांति मत करो। वो एक संतुलन बनाने में माहिर हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका कार्यकारी अनुभव है। वो देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक कैलिफोर्निया को चला चुके हैं। बिल्कुल। उनकी छवि एक ऐसे शख्स की है जो काम पूरा करवा सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या अमेरिका को इस वक्त सिर्फ एक अच्छे मैनेजर की जरूरत है? अच्छा सवाल है। या फिर देश ऐसे मोड़ पर है जहां एक बड़े बदलाव की जरूरत है? और यहीं पर AOC की भूमिका अहम हो जाती है। वो एक टेक्टोनिक शिफ्ट, मतलब एक बड़े ढांचागत बदलाव का वादा करती हैं। हाँ, उनका तो पूरा राजनीतिक करियर ही इसी वादे पे टिका है। जब वो और ममदानी जैसे युवा नेता एक साथ मंच पे आते हैं ना, तो लोगों को अचानक एहसास होता है कि हाँ, अमेरिकी राजनीति में 60 साल से कम उम्र के लोग भी हैं। ये एहसास ही अपने आप में एक बड़ी बात है। स्रोतों में लिखा है कि ये एहसास उतना ही क्रांतिकारी है जितना कांग्रेस की लाइब्रेरी में मुफ्त वाईफाई मिलने का एहसास। ये अचानक से आपको भविष्य की एक झलक दे देता है। लेकिन उनके आलोचक हमेशा उन पर अनुभव की कमी का आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से सीधे व्हाइट हाउस, ये तो बहुत बड़ी छलांग है। और ये एक वाजिब सवाल भी है, इस पर बहुत बहस होती है। आखिरकार सरकार चलाना एक बहुत ही जटिल काम है। बिल्कुल। लेकिन हमारे स्रोत इस तर्क का एक बहुत मजबूत ऐतिहासिक जवाब देते हैं। वो अब्राहम लिंकन का उदाहरण देते हैं। अच्छा, लिंकन के पास कार्यकारी अनुभव क्या था? वो इलिनॉय में किसानों से बहस करते थे, कानून की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन वो देश के सबसे मुश्किल दौर से गुजरे और दास प्रथा जैसी समस्या को खत्म किया। ये एक दिलचस्प ऐतिहासिक तुलना है। लेकिन क्या 21वीं सदी की जटिल सरकार को चलाने का अनुभव 19वीं सदी से बहुत अलग नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। आज की दुनिया में सप्लाई चेन, साइबर सुरक्षा, वैश्विक अर्थव्यवस्था,
ये सब मुद्दे हैं। क्या ये तुलना आज भी उतनी सटीक बैठती है? और इसका जवाब ये है कि आज के दौर में अनुभव का मतलब ही शायद बदल गया है। स्रोत तर्क देते हैं कि असली सवाल अनुभव का नहीं बल्कि बुनियादी ढांचे का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़कें और पुल? नहीं, 2028 में इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ वो नहीं है। इसका मतलब है लोगों को संगठित करने की क्षमता, एक आंदोलन खड़ा करने की तकनीक और संवाद करने का एक नया तरीका। अच्छा। और इस मामले में एओसी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो न्यूसम से बहुत अलग और शायद ज्यादा आधुनिक है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं बल्कि उनके समर्थक जुटाने का पूरा तरीका ही बदल रहा है। हाँ, ये अब सिर्फ रैलियों और भाषणों तक सीमित नहीं है और यहीं से हमारी बातचीत और भी दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि अब हम भविष्य के अभियानों की बात करने वाले हैं। बिल्कुल। बराक ओबामा के 2008 के अभियान ने सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक की ताकत को दुनिया को दिखाया था। वो एक गेम चेंजर था। हाँ, वो तो था। अब सवाल ये है कि अगला गेम चेंजर क्या होगा, और जवाब है एआई संचालित वॉलंटियर प्लेटफॉर्म। एआई वॉलंटियर प्लेटफॉर्म, ये सुनने में तो बहुत बहुत हाईटेक लगता है। इसका मतलब क्या है? इसे सिर्फ एक कैंपेन टूल की तरह मत देखिए। स्रोतों में इसे शासन का ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया है। शासन का ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो राजनीति करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। कल्पना कीजिए, एक ऐप है, कोई भी वॉलंटियर साइन अप कर सकता है। उन्हें काम दिए जाते हैं, जैसे दरवाजे खटखटाना, फोन कॉल करना, हाँ, या सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करना, और हर काम के बदले उन्हें पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट्स? ठीक समझे? और उन पॉइंट्स के आधार पर लीडर बोर्ड बनते हैं। अच्छा, जैसे वीडियो गेम में होता है। बिल्कुल। इसकी तुलना पोकेमॉन गो से की गई है, लेकिन आप यहाँ वर्चुअल मॉन्स्टर नहीं बल्कि असली वोट पकड़ रहे हैं। ओहायो के टॉप 100 वॉलंटियर्स में शामिल होना ये एक उपलब्धि बन जाती है। ये लोगों को एक खेल का हिस्सा होने का एहसास कराता है, उन्हें ताकत का एहसास कराता है। ये एक ऐसी सेना तैयार करने जैसा है जो कभी थकती नहीं, कभी डिस्कनेक्ट नहीं होती। लेकिन क्या इस तरह की गेमिफिकेशन से राजनीति का जो गंभीर मकसद है वही खत्म नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत बड़ा खतरा है। क्या ये सब सिर्फ पॉइंट्स कमाने का खेल बन जाएगा? लोग नीतियों पर ध्यान देने के बजाय लीडर बोर्ड पर अपनी रैंक देखने में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। लेकिन इस सिस्टम के जो समर्थक हैं वो इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। वो इसे एग्जीक्यूटिव बूट कैंप कहते हैं। एग्जीक्यूटिव बूट कैंप मतलब ये सिस्टम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं है, ये भविष्य के नेता को प्रशिक्षित करने का एक तरीका है। ये पूरी तरह से पारदर्शी है। हर कोई देख सकता है कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है और कौन सिर्फ बातें कर रहा है। तो ये एक तरह से एक मेरिटोक्रेसी बनाने की कोशिश है, जहां आपका प्रभाव आपके काम से तय होता है, आपकी जान पहचान से नहीं। हाँ, और यहाँ मैनेजमेंट एक परफॉर्मेंस आर्ट बन जाता है। आप सिर्फ आदेश नहीं देते, आप लोगों को प्रेरित करते हैं और आपका काम सबके सामने होता है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। स्रोत इसके लिए एक नारा भी देते हैं, वादे किए, वादे निभाए, पॉइंट्स कमाए, लोकतंत्र गेमिफाइड। लोकतंत्र गेमिफाइड, ये सुनने में भविष्य की किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन शायद यही हकीकत बनने जा रही है। हो सकता है। तो अभियानों को जीतने के लिए एआई और गेमिफिकेशन का इस्तेमाल हो रहा है, यानी संवाद का तरीका बदल रहा है। लेकिन संवाद का असली मैदान तो बहस होती है। बिल्कुल। और जब हम बहस करने के अंदाज को देखते हैं तो अमेरिका और भारत में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। और ये हमें हमारी चर्चा के सबसे मजेदार हिस्से पर ले आता है, फ्री स्पीच वर्ल्ड कप, अमेरिका बनाम भारत। ये सिर्फ एक तुलना नहीं है, ये दो अलग अलग संस्कृतियों को समझने का एक जरिया है। अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक संवैधानिक अधिकार है, एक दर्शन है। हाँ, जिस पे यूनिवर्सिटियों में कोर्स होते हैं। बिल्कुल। और भारत में फ्री स्पीच एक फुल कॉन्टैक्ट खेल है। फुल कॉन्टैक्ट खेल? हाँ, ये रोज का कार्डियो है। ये कुछ ऐसा है जिसे आप जीतते हैं, जिसके बारे में आप पढ़ते नहीं हैं। इसे समझने के लिए आपको उदाहरणों में उतरना होगा। और हमारे स्रोतों में इसके कुछ शानदार उदाहरण हैं, जैसे भारत की सब्जी मंडी। हाँ, वहाँ टमाटर की कीमत पर जो बहस होती है वो सिर्फ 10 रुपए बचाने के लिए नहीं होती। नहीं, दोनों पक्षों को पता होता है कि असली कीमत क्या है। बिल्कुल। वो बहस एक भाषिक मार्शल आर्ट का अभ्यास है। ये अपनी तर्क शक्ति को तेज करने का एक तरीका है। वाह।
ये एक कला है, एक अभ्यास है। या फिर भारतीय टीवी डिबेट्स को ही ले लीजिए। ओहो। उनका वर्णन किया गया है WWE प्लस दर्शन शास्त्र प्लस पारिवारिक लड़ाई प्लस कयामत का दिन का एक मिश्रण। ये बहुत ही सटीक वर्णन है, इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। आप देखिए, अमेरिकी टीवी डिबेट में एक मॉडरेटर होता है जो नियम लागू करने की कोशिश करता है। भारतीय टीवी डिबेट में एंकर ही सवाल पूछता है, फिर खुद ही उस सवाल को बीच में काटता है, उसका जवाब देता है और फिर पैनल में बैठे मेहमानों से लड़ने लगता है। सही बात है, मेहमान तो अक्सर सिर्फ सजावट के लिए होते हैं। ऊर्जा से भरपूर प्रदर्शन है। ये एक बहुत ही मजेदार लेकिन गहरा अवलोकन है। और इसी संदर्भ में हमारे स्रोत एक और दिलचस्प काल्पनिक मुकाबला पेश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बनाम ज़ोहरान ममदानी, जिसे गर्म हवा की विश्व चैंपियनशिप कहा गया है। यहाँ तर्क क्या है? यहाँ तर्क ये है कि अगर अमेरिकी राजनीति प्रदर्शन और बयानबाजी का खेल बनती जा रही है, तो क्या ट्रंप इसमें माहिर है? उनकी शैली क्या है? जोर से बोलना, बातों को दोहराना और एक आक्रामक आत्मविश्वास दिखाना। हाँ, और स्रोत कहता है कि भारत में इसे मंगलवार की सुबह कहा जाता है। मतलब ये कोई असाधारण बात नहीं है, ये तो आम है। बिल्कुल, हर गली के नुक्कड़ पर आपको इससे बेहतर प्रदर्शन करने वाले मिल जाएंगे। सही बात है। तो फिर ममदानी की विरासत क्या है? उन्हें इस काल्पनिक मुकाबले में ट्रंप के सामने क्यों खड़ा किया गया है? क्योंकि ममदानी उस सभ्यता से आते हैं जहां, जैसा कि स्रोत मजाक में कहता है, बच्चे गुणा सीखने से पहले बहस करना सीखते हैं। और हर घर की डिनर टेबल एक छोटी मोटी संसद होती है। हाँ, उनकी बहस करने की शैली टूर्नामेंट ग्रेड है। वो सिर्फ जोर से नहीं बोलते, वो आपके तर्क के हर हिस्से को खोल कर रख सकते तो हैं। यहाँ एक बुनियादी फर्क है। ट्रंप गर्म हवा का एक तूफान खड़ा करते हैं, जबकि ममदानी जैसे लोग उस हवा के दबाव पर टैप डांस कर सकते हैं। बहुत खूब कहा। वो प्रदर्शन को तोड़कर उसे दर्शन बना सकते हैं। ये सिर्फ आवाज का खेल नहीं है, ये तर्क, वाक्पटुता और हाजिर जवाबी का खेल है। वो आपके ही तर्क का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो इस काल्पनिक चैंपियनशिप का अंतिम फैसला क्या है? फैसला ये है कि बयानबाजी के इस खेल में अमेरिका ने अनजाने में दुनिया के हैवीवेट चैंपियन को आयात कर लिया है। जब ट्रंप कहते हैं मुझसे बेहतर कोई बहस नहीं करता, तो भारत का सामूहिक जवाब होता है, बेटा बैठ जाओ, बहस हमने इजाद की है। बिल्कुल। ये एक मजाकिया लेकिन गहरा बिंदु है। यह दिखाता है कि सांस्कृतिक संदर्भ बयानबाजी और राजनीतिक संवाद को कैसे आकार देते हैं। हाँ, जो एक संस्कृति में असाधारण लगता है, वो दूसरी संस्कृति में रोजमर्रा की बात हो सकती है। सही कहा। यह सब कुछ मिलाकर 2028 की एक बहुत ही जटिल और बहुस्तरीय तस्वीर पेश करता है। तो अगर हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखें, तो हमारे श्रोताओं के लिए मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? मुझे लगता है पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2028 की दौड़ सिर्फ न्यूसम बनाम AOC नहीं होगी, या सिर्फ डेमोक्रेट बनाम रिपब्लिकन नहीं। हाँ, ये प्रबंधन बनाम आंदोलन का मुकाबला है। ये पुरानी शैली की राजनीति और AI संचालित गेमिफिकेशन के बीच की लड़ाई है। और जैसा कि हमने देखा, ये अमेरिकी बयानबाजी बनाम भारतीय बहस की कला का भी एक दिलचस्प सांस्कृतिक टकराव है। बिल्कुल। न्यूसम एक अनुभवी प्रबंधक का विकल्प देते हैं जो सिस्टम को अपडेट करने का वादा करते हैं, उसे और कुशल बनाने का। वहीं AOC एक ऐसे आंदोलन का वादा करती हैं जो सिस्टम को ही बदल देगा, उसकी नींव को हिला देगा। ये दो बिल्कुल अलग भविष्य के रास्ते हैं। और ममदानी जैसे नेता इस बहस में एक अप्रत्याशित वैश्विक और सांस्कृतिक आयाम जोड़ते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि राजनीति सिर्फ नीतियों का खेल नहीं है, ये संवाद और कहानी कहने की कला भी है। हाँ, और इस कला के नियम हर जगह एक जैसे नहीं होते। हमारे स्रोतों से एक और दिलचस्प बात जो निकल कर आती है, वो ये है कि राजनीति को उबाऊ नहीं होना चाहिए। ये दिलचस्प, मजेदार और कभी-कभी एक कॉमेडी शो भी हो सकती है, AI, व्यंग्य और बैगन के साथ, जैसा कि शुरू में कहा गया था। हाँ, शायद राजनीति को ज्यादा सुलभ और आकर्षक बनाने का यही तरीका है, खासकर उस युवा पीढ़ी के लिए जो पारंपरिक राजनीति से ऊब चुकी है। बिल्कुल। और ये हमें उस अंतिम विचार पर लाता है जिसके साथ स्रोत हमें छोड़ते हैं। वो भविष्य के अभियान का एक नारा पेश करते हैं जो हमने पहले भी जिक्र किया। वादे किए, वादे निभाए, पॉइंट्स कमाए, लोकतंत्र गेमिफाइड। हाँ, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक चेतावनी भी हो सकती है और एक संभावना भी। सही। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या अमेरिकी लोकतंत्र का भविष्य यही है? एक अनुभवी प्रबंधक जो स्थिरता का वादा करता है, एक प्रेरणादायक आंदोलन जो बड़े बदलाव की बात करता है, या फिर कुछ और ही? AI, व्यंग और बैंगन से भरपूर एक रियलिटी शो
जहां बहस की कला सबसे ज्यादा मायने रखती है? शायद जवाब इन तीनों का एक जटिल मिश्रण है। हो सकता है। शायद भविष्य का सबसे सफल नेता वो होगा जो न्यूसम की तरह प्रबंधन करना जानता हो, एओसी की तरह एक आंदोलन को प्रेरित कर सकता हो, और भारतीय सब्जी मंडी के विक्रेता की तरह बहस करने की कला में माहिर हो। हाँ बिल्कुल। अब ऐसा नेता कहाँ मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले सालों में बहुत बहस होगी, और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है।